ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे वीमेन को एम्पावर करने के लिए हमारे गेस्ट हैं, 4 फीमेल्स हैं जो कि अपने अपने एरिया में ये लोग काफी दिग्गज हैं और मैं बारी बारी से इन्हें कहूंगी कि इंट्रोड्यूस करें। तो सबसे पहले हैं डॉक्टर गुलजार। प्लीज मैम आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू मैम फॉर इन्विटेशन। मैं डॉक्टर शर्मिला गुलजार, MS गायनेकोलॉजिस्ट, practicing for last 10 to 12 years in Kanpur Nagar, Gorakhpur. My hospital is Godar Clinic and Maternity Center. ओके, थैंक यू मैम। और ये है मैम जागृति वर्मा मैम। इनके बारे में हम क्या ही बताएं और जितना भी बताएं शायद वो कम ही होगा। ये गागर में सागर हैं तो ये जो है सबसे बड़ा इनकी जो है इनके 2004 में इन्होंने ये एक कैंसर फाइटर है, ब्रेस्ट कैंसर फाइटर, और इसके बाद भी ये नहीं रुकी, चलती रही। इन्होंने संगीत में अभी ये जो है कथक में इनका 6th ईयर चल रहा है और फिलहाल कुछ ही समय में ये एज अ जो है कथक डांसर भी ये अपना सर्टिफिकेशन पूरा कर लेंगी। और सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि जो है वो है कि इन्होंने 62 के एज में जो है इन्होंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया एंड विद इन 2 इयर्स इन्होंने ये ब्लैक बेल्ट को मिली। अभी ये 67 इयर्स की हैं। क्या आप इन्हें देख के कह सकते हैं मतलब जीवन में कोई भी चीज की शुरुआत हम कभी भी कर सकते हैं। भगवान ने हमें इतनी अपार शक्ति दे के एक फीमेल बना के, हमें एक स्त्री बना के इतनी अपार शक्ति दी है कि क्या बताएं। उसका जीता जागता उदाहरण ये मैम है। तो मैम थोड़ा सा आप अपना कुछ बताएं, इंट्रोडक्शन दें। मैं जागृति वर्मा। वैसे तो हाउस वाइफ ही थी पहले, तो घर गृहस्थी जो घर के वो होते थे कि सिलाई कढ़ाई पेंटिंग सब चीज़ें इस तरह करते रहे। और उसके साथ साथ म्यूजिक में, सितार में, और क्या कहते हैं बीएड किया मैंने इसी उसमें। और बीच बीच में मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत रहे, लेकिन ठीक है। उसके साथ साथ मेरी पढ़ाई, मेरे इंटरेस्ट की जो भी चीज़ें थी वो मैं धीरे धीरे करती चली गई। अध्यात्म में भी मैंने क्या कहते हैं रेकी सीखी, क्या कहते, और इधर विपश्यना किया, महर्षि महेश आश्रम में किया। इस तरह की चीज़ें भी साथ साथ चलती रही। उसके बाद पहले तो मेरा फर्टिलिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही, कई एबॉर्शन हुए, इस तरह से। फिर उसके बाद उससे वो हुआ तो हमारे ख्याल से 4-5 साल मैंने अच्छे जिए होंगे। फिर उसके बाद कैंसर हो गया तो वो 6-7 साल फिर उसके ट्रीटमेंट में रही। पर उसी बीच उसमें जो ट्रीटमेंट हुआ, हार्मोन्स प्रॉब्लम हुई या जो भी हुआ, मेरी हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा मोटे होते जा रहे थे। जैसे लग रहा था कि कोई रुकेगा नहीं। ऐसे घर में हम जब चाहते थे तो 5 किलो कम कर लेते। फिर मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। जिम में वहाँ पर करना शुरू किया। वहीं से मुझे मार्शल आर्ट सीखने का वहाँ पे सिखाना शुरू, वहाँ से मैंने वो भी सीखना शुरू कर दिया। इधर एक घर के पास टीचर थे जो कथक सिखा रहे थे। मैंने पूछा आप हमें सिखाएंगे? हाँ बिल्कुल सिखाएंगे। मैं अपने गुरुजी का नाम भी बता दें। मेरे वहाँ के गुरुजी जो डांस के हैं, कथक के, राहुल रॉय सर हैं। और जो मेरे मार्शल आर्ट के टीचर हैं उनका नाम श्याम किशोर सर है। वो मेरे भी कथक टीचर हैं, राहुल रॉय। तो फिर वहाँ पे सीखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये हुआ कि एग्ज़ाम देते चले जा रहे हैं और हो ही जाएगा। और उसका मार्शल आर्ट का तो मेरा ब्लैक बेल्ट हुआ। फिर यहाँ पे स्टेट लेवल की एक उसी संस्था से कूडो से हुआ, तो उसमें भी मुझे गोल्ड मेडल मिला। और तो कंटिन्यू करते हुए टॉपिक को मान लीजिए। हर मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ डॉक्टर अंबालिका को, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं और इन्हें बेस्ट टेलीपैथी के लिए CMO ने अवार्ड भी दिया। मैं चाहूंगी आप खुद अपने बारे में इंट्रोडक्शन। थैंक यू मीतू जी। मेरा नाम अंबालिका गुप्ता है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरी क्लिनिक फिजियो वर्क क्लिनिक के नाम से है, दाऊदपुर काली मंदिर के बगल में। मैं 11 साल से इसी फील्ड में हूँ। बीच में मुझे जब गोरखपुर में मैं जब 2011-12 में आई थी, उस समय फिजियोथेरेपी के नाम पे बहुत
मिथ था एक तरह से, सिकाई वाली है तो एक्सरसाइज वाली है, और लोग ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी इन सब चीज़ों को लेकर। उस टाइम मेरा चैलेंजिंग फेज था गोरखपुर में। फिर धीरे धीरे कई हॉस्पिटल मैंने ज्वाइन किया, धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को और अपडेट करती गई। बीच में मैंने एक और भी कोर्स किया, उसके बेस पे मुझे एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का इस समय पद है, और उसमें मैंने जून में सबसे ज़्यादा हाई गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का टेली कंसल्टेशन किया हुआ था। उसी का अवार्ड मुझे CMO सर दिलवाए थे और सांसद जी ने सम्मानित किया था। वो मेरे लिए बहुत प्राउड फील हुआ था। और अभी करंट में मैं पोस्टेड तो हूँ ही, और साथ में मेरी फिजियोथेरेपी की क्लिनिक भी चलती है। मैं हेल्थ को लेकर के, स्पेशली महिलाओं के हेल्थ को लेकर के ज़्यादा ही एक्टिव रहना और सोशल वर्क करना, ये सब मेरा चलता रहता है, और यही सब है। थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे कुछ और इनके बारे में बताऊंगी कि मैं इनकी पेशेंट रह चुकी हूँ। मुझे अपना जुम्बा क्लासेस के दौरान एक बार लिगामेंट इंजरी हो गई थी। बहुत रिसर्च हुए, कई फिजियो ने भी किए, और फाइनली केवल 2 मंथ से इनसे मेरी फिजियोथेरेपी चली और राइट वे में चली, और आज मैं फिर वापस ज्यादा स्ट्रेंथनिंग के लेग के साथ, मतलब मेरे लेग और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो चुके हैं, और मैं फुल 5 एज में सब सारी एक्टिविटीज करती हूँ, स्किपिंग, जंपिंग, एवरीथिंग। तो इनका श्रेय इनको जाता है। ओके, तो अब हमारी जो 4th गेस्ट है वो है डॉक्टर सुमिता पांडे, जो कि हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। आप खुद ही से अपना इंट्रोडक्शन दें। Thank you, Neetu ji, for inviting me in this context कि आप वुमेन एम्पावरमेंट और इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे आपने मुझे इनवाइट किया। आई एम फीलिंग हाईली प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन जो के बीच में मुझे आपने बुलाया है। एंड इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है कि आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। दिस वाज अ करियर पार्ट ऑफ माइन, एंड आई एम मोर पैशनेट अबाउट हाउ टू अप्लाई साइकोलॉजी इन द रियल वर्ल्ड। सो दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा सा क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट लेवल 5 और साइकोलॉजिस्ट। आई हैव प्रैक्टिस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सिंस 11 years। आई एम प्रैक्टिसिंग ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ काउंसलिंग करती हूँ। यूनेस्को की तरफ से मैंने कोविड के टाइम पे आई हैव बीन सिलेक्टेड एज स्टेट काउंसलर इन गोरखपुर। और अभी आज ही के दिन मेरे को अभी टैरो कार्ड का भी मैंने प्रोफेशनल कोर्स किया, तो आई डिड क्वाइट एडवांस डिप्लोमा इन टैरो कार्ड रीडिंग। So this is a part which where I can apply psychology in a real world. And women empowerment के women के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलूँगी कि मोस्टली वुमेन्स के साथ जो इश्यूज होते हैं जो फिजिकल लेवल पे दिखते हैं, पर उनके कहीं ना कहीं इश्यूज साइकोलॉजिकल ज़्यादा होते हैं। तो आई कैन हेल्प देम इन काउंसलिंग, और आई कैन हील देम थ्रू माई टैरो कार्ड रीडिंग और थ्रू सम हिप्नोथेरेपी प्रोसेस और थ्रू CBT। आई फील हाईली प्रिविलेज्ड कि मैं उनके काम आ रही हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। क्योंकि फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ ज़्यादा एसोसिएटेड है, क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो होलिस्टिक हेल्थ इज नॉट ओनली द फिजिकल हेल्थ, इट इज ऑल्सो द मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ की अगर जब बात करते हैं तो ये टॉप मोस्ट पे आती है, और कोविड के बाद मेंटल हेल्थ के बहुत ज़्यादा इश्यूज बढ़ रहे हैं, खास करके फीमेल्स के, टीनेजर्स के, गर्ल्स के। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं भी दे देती हूँ अपना। आई एम डायटिशियन नीतू जयसवाल, clinical disease reversal and weight management expert, and also a yoga trainer and NLP trainer. And currently I am doing जो है OPD with Healthify Institute and Council Research. I am a registered dietitian. तो जैसा कि मैम गायनी है, तो मैम अभी के जो पेशेंट्स हैं उनमें क्या ऐसे इशू, कॉमन इशू है जो आप देख रहे हैं? देखिए नीतू जी, डे टू डे प्रैक्टिस में जो हम पेशेंट देखते हैं, और मैं जितना समझ पा रही हूँ, डिफरेंट एजेस में डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स लेकर के या डिजीजेस लेकर के फीमेल्स आती हैं। जैसे टीनेजर गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए आती हैं। तो हमने पाया है कि टीनेजर गर्ल्स जब भी आती हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो एनीमिया की होती है। एनीमिया मतलब शरीर में ब्लड की कमी, और दूसरा मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को लेकर के आती हैं। और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम एंड एनीमिया ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है, क्योंकि अगर हाइजीन मेंटेन नहीं है तो भी वो बीमार पड़ती हैं। ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, केयर नहीं हो रही तो भी बीमार पड़ती हैं। उनको सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो भी वो डिलेज मेंस्ट्रुएशन के रूप में वो चीज़ आती है और वो फिर से बीमार पड़ती है। तो एक ये प्रॉब्लम जिसमें कि जब वो अपनी मदर के साथ आती है तो बच्चे के साथ साथ हम उनकी मदर को भी समझाते हैं कि इस इशू को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं।
इसकी बात की एज में जब लड़कियां आती हैं हमारे पास, लड़कियां मतलब मैरिड वुमेन जब आती हैं तो जनरली उनकी जो प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी रिलेटेड होती हैं या फिर पीरियड्स रिलेटेड भी या और हाइजीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो प्रेगनेंसी को भी हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं हमारे, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स मतलब अब जो हमारी जिंदगी जिस तरह से बदली है, बदलने के दौरान जो बीमारियां बढ़ी हैं जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि ब्लड प्रेशर, थायराइड की प्रॉब्लम या लिवर की प्रॉब्लम, जैसे कि आजकल स्मोकिंग ड्रिंकिंग सोसाइटी में बढ़ गए हैं, तो इससे प्रेगनेंसी में क्या असर पड़ता है वो हमें सीधे सीधे दिखता है आजकल। तो हम उस चीज को काफी अच्छे से मरीज को समझाते हैं और ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है और हमें बहुत बाकायदा इसको बहुत अच्छे से ट्रीट करना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास बहुत ज्यादा आती है ओल्ड एज विमेन 60, 70, 50 के बाद। तो इस समय जो हेल्थ इश्यूज होते हैं मैं कह सकती हूँ कि ये भी एक इग्नोर पार्ट ऑफ ग्रुप है, क्योंकि 60s के बाद घर में महिलाओं को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, कई बार उनकी केयर होती है कई बार नहीं होती है। लाइफस्टाइल डिजीज तो उनको होती ही है, शुगर रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है, इसके अलावा डिप्रेशन रहता है बहुत ज्यादा और हड्डियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो हमारा फोकस बिल्कुल रहता है कि उनकी हड्डियां मजबूत रहे, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस इज वेरी कॉमन इन ओल्ड एज। तो इस समय भी हम उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए, बहुत अच्छी डाइट लेने के लिए और अपने मेंटल हेल्थ को, डिप्रेशन को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा एडवाइस करते हैं। तो मैं इन शॉर्ट ये बताना चाहती हूँ कि एनीमिया हर एज में और लाइफस्टाइल डिजीजेस और ओल्ड एज को हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इक्वली प्रॉब्लम ओल्ड एज में भी होती है। यस, बिल्कुल मैम ने बिल्कुल परफेक्ट कहा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो डाइट इससे एसोसिएटेड है। एनीमिया के केसेस डे बाय डे बहुत बढ़ रहे हैं गर्ल्स में ड्यू टू उनके बैड फूड हैबिट्स की वजह से और लाइफ स्टाइल की वजह से। और एनीमिया या खून की कमी होने के पीछे एक साइंटिफिक छोटा सा रीजन बताना चाहेंगे कि हमारे बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेट करता है, रक्त ही पूरी जगह है और वही रक्त जो है हमारे पोषक तत्वों को लेके हर सेल तक, हर कोशिकाओं तक पहुंचाता है और साथ में ऑक्सीजन उसके साथ मिक्स होती है, क्योंकि जब ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होगी तभी वो हीमोग्लोबिन बनेगा और पूरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट होगा। तो ऑक्सीजन हर सेल को चाहिए, न्यूट्रिएंट हर सेल को चाहिए। जब हम अच्छा खाएंगे, अब अच्छे में एनीमिया में हम क्या लेंगे, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये एनीमिया के को दूर करने के। दूसरे हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं और साथ में जो है कुछ ऐसे जो है होल ग्रेन सीरियल्स हैं जिसमें कि रागी में बहुत अच्छी मात्रा में जो है आयरन पाया जाता है। अब होता है एक हीम एंड दूसरा नॉन हीम आयरन। जितने भी हमारे जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, मतलब शाकाहारी सोर्सेज हैं, उनमें जो है नॉन हीम आयरन होता है और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी का होना डाइट में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, जब हम गन्ने का जूस पीते हैं, आयरन का पूरा अच्छा सोर्स है, उसमें वो नींबू जरूर क्रश करते हैं, मीन्स विटामिन सी उसको एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है। नॉन हीम आयरन के लिए तो विटामिन सी चाहिए, बट जो हीम आयरन होता है जो कि नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में होता है, ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप ऑर्गन मीट लें अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये खून की कमी। दूसरा जो है, अगर बोन हेल्थ की जब बात करते हैं तो कैल्शियम के जो है बहुत अच्छे सोर्स हमारा दूध है, इसके अलावा दही है, दही के साथ साथ जो है मशरूम्स हैं और फिर हमारे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। तो आपको हड्डियों की जो अभी आपने बताया कि ओल्ड एज में ये चीजें आती हैं, तो ये ओल्ड एज में ही नहीं, अभी बहुत यंगस्टर में भी जो है ये सारी चीजें इशू आ रहे हैं कैल्शियम की कमी की वजह से। कैल्शियम के साथ हमारे बोन के हेल्थ के लिए फास्फोरस और मैग्नीशियम का भी होना बहुत जरूरी है। मैग्नीशियम भी हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह में और होल ग्रेन सीरियल्स में आराम से मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो आपको अपने डाइट में जो है इनकॉर्पोरेट मतलब शामिल करने होंगे और जंक फूड से कोशिश करें कि आप दूर रहें। और एल्डरली जो लोग, महिलाओं की बात जब आती है तो मैम ने बहुत ही सही कहा, इनके लिए बहुत अच्छी डाइट का होना जरूरी है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस के जो केसेस हैं वो आफ्टर मेंस्ट्रुअल ज्यादा होते हैं। मतलब ये आफ्टर मेनोपॉज के बाद जो है ये ज्यादा केसेस होते हैं, क्योंकि हमारी जो इस्ट्रोजन्स होते हैं वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में काफी हद तक, मतलब फीमेल जो हार्मोन है ये बहुत मदद करता है। लेकिन एक लेवल के बाद जब इस्ट्रोजन खत्म हो जाते हैं, हमारे फीमेल हार्मोन खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद हमें कैल्शियम को बाहर के सोर्सेज से लेना ही पड़ता है। इसीलिए हार्ट अटैक की जो डिजीजेज है आप देखिए आफ्टर मेनोपॉज ज्यादा देखने को मिल रही है विंटर में। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं और मैम से पूछेंगे कि इन्होंने
तो अब मैम से बात करेंगे। इन्होंने कैंसर का यहाँ जो गोरखपुर में हमारा हॉस्पिटल है, पोद्दार हॉस्पिटल, इनमें इन्होंने आफ्टर कैंसर फाइटर के बाद बहुत ही सेवा करी है, और ये अपना बताएंगे एक्सपीरियंस कि क्या ऐसी चीजें इन्हें बारीकियों से देखने को महिलाओं में मिली। हमने 2006 से ये शुरू किया ये सोशल सर्विस कि जो कैंसर पेशेंट्स आते हैं उनको डॉक्टर्स इतना टाइम नहीं दे पाते कि एक एक चीज़ धीरे धीरे समझाएं कि खाने में क्या क्या और कैसे खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे क्या करना है। तो वो टाइम हम लोग वो हमारे साथ बिताते थे। जब आते थे पेशेंट तो उन्हें वॉमिट हो रहा है या उन्हें चक्कर आ रहे हैं, उन्हें तकलीफ हो रही है, तो डाइट मैंने किसी एक डॉक्टर से पूरी लिखवा के रख रखी थी। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो क्या करेंगे, जो नहीं है वो क्या करेंगे, और कैसे कपड़े पहनेंगे, कितनी एक्सरसाइज करेंगे और कैसे करेंगे, तो वो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और अपनी इस बीमारी को अच्छे से फाइट करके निकल सकते हैं। तो ये हमने बहुत दिनों तक किया और पेशेंट्स को बहुत अच्छा भी लगा। मैंने छोड़ा तो थोड़ी सी वहाँ प्रॉब्लम भी हुई, लेकिन अब एज फैक्टर की वजह से हम उतनी दूर जाके उसको नहीं कर पा रहे थे। दूसरे हमने एक यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर के पास वनवासी कल्याण आश्रम है, वहाँ पर हम लोगों ने एक मीटिंग किया और ये तय किया गया कि 24-25 लड़कियों को एक साथ बुलाया जाता था, और ज़्यादातर वो नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल है, मिजोरम है, आप मेघालय है, इधर के वो जो 7 हम लोग के प्रदेश हैं उससे, या कुछ बिहार से आती, नेपाल से भी बहुत आई, ऐसे एक बना लिया जाता था और उन्हें सुबह से शाम तक में उनके तय रहते थे कि एक टीचर आते थे, उन्हें प्रॉपरली जो हमारे यहाँ कॉमन बीमारियां थी, टाइफाइड है, मलेरिया है, डिसेंट्री है, डायरिया है, या बच्चे पैदा होने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसे इंटीरियर में जहाँ दवाएं हैं ही नहीं, जहाँ डॉक्टर है ही नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाता, तो ये बच्चे जब सीख कर वहाँ जाते थे तो वो सब घर में अपने छोटे से गांव में घूम के उनको प्रॉपरली ठीक करते थे। जब इतना सीरियस होता था तब उन्हें बाहर ले जाया जाता था, वरना थर्मामीटर लगाना या क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर नापना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको सिखा दी गई थी। और हम लोग नागरिया में उन्हें भेजते थे, बच्चे कैसे हो रहे हैं, कैसे होना चाहिए, कितनी सफाई रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उनको बताई जाती थी। और वो उसको, अगर एक मेल टीचर थे वो पढ़ा देते, तो कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम होती थी कि लड़कियों को कि कैसे पूछें, ये कैसे होगा। तो हम लोगों ने, एक किरण श्रीवास्तव थी, एक शिखा अग्रवाल थी, इन लोगों को किसी डॉक्टर को बुलाते थे और कहते थे कि प्रॉपरली उन्हें, तो वो ब्लैक बोर्ड पे करके उसको प्रॉपरली समझाते थे। इस तरह से ये पेपर जाते रहे। और हेल्थ में हम वीमेंस के ये कहेंगे कि जब लड़कियां थोड़ी सी बड़ी 5-6 साल के बाद ही आपको कोई ना कोई काम जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज तो है ही, अच्छा न्यूट्रिशन है, एक डाइटिशियन अच्छे से बता सकता है, आप उससे पूछे कर सकते हैं। और आजकल इतनी अवेयरनेस हो गई कि हमारे ख्याल से हर हर लड़की चाहती है कि हम जिम जाएं, हम क्या कहते हैं डाइट के कॉन्शियस रहती है कि हमें क्या खाएं, और जिससे हमारी हेल्थ, हमारी हेल्थ फिजिक्स सब इतनी अच्छी रहे कि हम आगे जो है आकर्षक भी लगे और हेल्थ भी अच्छी रहे। तो आप अगर जिन लोगों के घर में नहीं होता, वीमेंस कुछ भी करके योग के एक्सरसाइजेस सीख लिया, कुछ एक्सरसाइजेस सीख लिया, और घर में 1 घंटा 2 घंटा समय जरूर दें सकते, और इससे रहे। दूसरा एक हम देखते हैं हमारे सभी लेडीज में एंजाइटी बहुत होती है, बहुत डिप्रेशन रहता है कि घर में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सबके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो मेरे छोटे बच्चे भी कहते हैं मुझे स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एग्जाम का डिप्रेशन हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम तो होती है। तो आप उसमें से अपना किसी भी काम में, किसी भी ललित कला में, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें मन लगाएं, और कम से कम अपना 1-2 घंटा उसमें समय दें। किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, किताबें पढ़ें, कुछ भी ऐसा करें। अगर आप ऐसा करते हैं
तो आपकी आधी से ज़्यादा बीमारी वीमेंस की ठीक हो जाए। बहुत सही मैम ने कहा कि हमको अपने आप को इंगेज रखना पड़ेगा। समय बहुत तेजी से भाग रहा है, मोबाइल से दूर रहे बच्चे और डिफरेंट टाइप की फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी करते रहे ताकि ब्रेन हेल्थ भी अच्छी रहे और फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहे। अब कैंसर की अगर डाइट की बात करें तो ब्रीफ में बताएंगे हम कुछ फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। ये रिच डाइट जो है कैंसर को देना बहुत जरूरी है। फाइटोकेमिकल्स सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो कलरफुल कहा जाता है ना, रेनबो डाइट। आज हम रेनबो डाइट लें, मतलब हमारे 7 से 8 तरह के कलर्स जो है खाने में हों। तो इसके लिए हम फ्रूट वेजिटेबल्स ले सकते हैं, वो डिफरेंट कलर के। इनमें अलग अलग डिफरेंट तरह के फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि टोमेटो में लाइकोपीन, बीटरूट में ब्रोमेलिन। इस तरह से न जाने कितने हजारों से ऊपर। और एक सिंपल चीज जो हमेशा कहा जाता है, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इतने हजारों न्यूट्रिएंट्स उसके ऊपर रिसर्च हो चुके हैं जो कि एक सेब में पाए जाते हैं। और तीसरी चीज जो मैंने बताया, ये सेकंड चीज जो एंटीऑक्सीडेंट होते क्या है, जब हमारे बॉडी में जब हम फूड लेते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होता है। और ऑक्सीजन जब सिंगल फॉर्म में होता है, मतलब जहां उसकी वैलेंसी सिंगल होगी तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहलाता है। उसको जो है रोकने के लिए ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही जो है आगे जाकर के डिजीज का रीजन बनता है। इस डिजीज को ना हो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना हो, इसलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट लेने पड़ेंगे। जैसे कि जो है ग्रीन टी जो कहा जाता है, उसमें बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स में हमारे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। तो आप अपने डेली के खाने में कलरफुल ग्रीन वेजिटेबल्स को शामिल करें। कुक वेजिटेबल्स तो आप खाएं ही, साथ में रॉ वेजिटेबल्स भी जरूर खाएं और अपनी प्लेट को कलरफुल करें, तो आप काफी हद तक डिजीज से फ्री होंगे। अब हम अपने आप कंटिन्यू करते हैं। मैं और डॉक्टर अम्बालिका जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये बताएंगी कि क्या फीमेल्स में बहुत सारे एज को इन्होंने हैंडल किया है, गर्ल्स से लेकर ओल्ड इल्डरली एजेस में, वो उनके बहुत सारे इशू और लिगामेंट्स के और भी काफी इशू है जो इन्होंने टैकल किए हैं। ये हमें ज्यादा बेहतर बताएंगे कि क्या समस्याएं आ रही हैं। नीतू जी, आज के टाइम में तो फिजियोथेरेपी हर एज ग्रुप में जरूरत पड़ रही है। अगर लोग अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज या डेली एक्टिविटी करते हैं, तो अगर वो करते रहे तो शायद मेरी जरूरत ना पड़े। नहीं समाज को नहीं, वो बात हमें हैंड होल्डिंग चाहिए इसलिए। जैसे कि अभी पहले टीन एज में फिजियोथेरेपी का जरूरत पड़ता ही नहीं था, लेकिन आज के हार्मोनल चेंजेस जितने होते जा रहे हैं उसकी वजह से टीन एज में ही लड़कियां ओबेसिटी भी होने लग रहा है, उनका वेट गेन होने लग रहा है। और उसका एक रीजन तो ये भी है कि उन्हें पूछा जाता है, जैसे मैं भी जब भी पूछती हूँ कि आपने अपना वेट ऐसे अचानक से तो बढ़ा नहीं है, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ा होगा, तो उनका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल बताते हैं कि हमारा वो रहता है, हम लाइब्रेरी में है तो हम पिज्जा मंगा लिए, हम ये खा लिए, वो खा लिए। फिर हम पूछते हैं कि आपने दिन भर सुबह से उठ के शाम तक आप बता रही है क्या पढ़ रही है, सब कर रही है, कुछ एक्टिविटी की? तो घर में तो कुछ काम तो उतना रहता नहीं है। पेरेंट्स भी यही करते हैं, फोकस करते हैं कि बस पढ़ाई पे ध्यान दो, चाहे वो मतलब लड़की किसी भी एज ग्रुप में हो, जब तक उसकी स्टडी पीरियड चल रहा है। तो पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि उन्हें एक आउटडोर एक्टिविटी, अगर वो कोई भी एक्टिविटी, वॉक करना, रन करना, मतलब कुछ भी आउटडोर गेम ही अगर वो अपने में डाल लें, तो उन्हें शायद कुछ और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनका पर्सनैलिटी से लेकर सब चीज सही रहेगा। तो ये तो बात हो गई टीनेज ग्रुप की। उसके बाद से 30 प्लस के बाद से वुमेन्स में सबसे ज्यादा डीजनरेटेड चेंजेस 30 के बाद ही स्टार्ट हो गए। अभी तो जल्द ही में एक रिसर्च से बताया गया कि 30 प्लस के बाद से आर्थराइटिस के भी केसेस बढ़ने लगे, जो कि पहले होता था मेनोपॉज एज के बाद से नी जॉइंट में प्रॉब्लम आती थी या बैक में महिलाओं की आती थी। अभी जो हो रहा है कि 30 के बाद से ही कि मेरे बैक में पेन हो रहा है, तो कुछ तो अर्गोनॉमिक चेंज करना चाहिए। लोगों का जो बैठने का, चलने का, हर चीज का तरीका होता है, वो लोग जैसे इजी कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं और फिर कुछ दिन के बाद से होता है कि लो बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। पोस्चर हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। जब भी सिटिंग में जहां लग रहा है कि लॉन्ग सिटिंग हमें रखना है, अगर हम ऑफिस में भी हैं तो हमें अपने चेयर को भी ध्यान देना है, कैसे हर आधे घंटे 1 घंटे बाद कुछ थोड़ा सा वॉक कर लेना चाहिए, जिससे थोड़ा वार्म अप टाइप का स्ट्रेचिंग भी कर लेना चाहिए। मूड भी फ्रेश हो जाता है, इससे काम में भी मन लगा रहता है। तो अपना अर्गोनॉमिक चेंजेस भी करना चाहिए अपनी डेली लिविंग में। कुछ नहीं तो 40 मिनट का वॉक तो जरूर ही करना चाहिए, और डाइट तो जो आप बता रही हैं वो जरूर ही फॉलो करना चाहिए, उसका बहुत ही बड़ा रोल है। और यही बात हम मेनोपॉज के बाद करते हैं। हम ये कहेंगे कि
भिखारी ग्रुप में तो आप कर सकते हैं, पर एल्डरली लोगों को हम कैसे कन्विंस करें कि वो बैठे बैठ के कुछ अपना मूवमेंट करते हैं। हाँ, उसके लिए तो मैं तो ज्यादा यही कहती हूँ कि आप एक चार्ट बनाइए, जहाँ आप बैठते हैं वहाँ सिस्टम के ऊपर आप अपना लगा दीजिए कि मुझे 30 मिनट के बाद वॉक करना है, क्योंकि वो भूल भी जाते हैं, वो स्ट्रेस में बैठे रहते हैं, चाहे जैसे भी काम करने में वो ध्यान नहीं देते हैं। तो उन्हें एक आगे लिख के कुछ मोटिवेशनल कुछ चीजें लिख देनी चाहिए, और ये जो हमने बताया कि अपने डेली रूटीन का वहाँ पे भी जरूर लगा देना चाहिए कि हमें वॉक करना है, ये करना है। अगर हमारे जो घर के बच्चे हैं उनसे बड़ा जुड़ाव होता है उनको अपने दादी नानी से, तो वो उनसे बहुत इजीली ये चीजें करा सकते हैं। हाँ, जैसे मेरी बेटी कराती है, जो हम लोग नहीं करा पाते हैं। ये सही वो है। उनकी सुनते हाँ, हैं। वो तो है कि अगर घर में अगर बच्चे कराएं तो वो मजबूरी में भी कर लेंगे, खुश होकर भी करेंगे, दोनों भी करेंगे। अगर उन्हें खुश नहीं है, बहुत बड़ी हाँ, चीज होता है, बिल्कुल। उसमें तो सबसे ज्यादा सीखी जरूरत है। एल्डरली एज में अगर वो अपने आप को फिट रखते हैं तो उन्हें ओल्ड एज में ज्यादा सफर नहीं करना पड़ेगा अर्थराइटिस का। अर्थराइटिस होना ही होना है, डीजेनरेटिव चेंजेस स्पेशली वुमेन्स में सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें हार्मोनल इम्बैलेंसिंग बहुत ज्यादा होता है। वो हर एज में सफर करती है, मतलब एक महिला 18 एज से लेकर के मेनोपॉज तक इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके बाद से वो अपने डाइट पे भी ध्यान नहीं देती हैं। वो सैलेड बच्चों के लिए बना देंगी, अपने लिए नहीं लेंगी। ये तो है, ये है। बहुत तो और अपने लिए वो मॉर्निंग से उठ के उनका ऐसा टाइम टेबल फिट अपने आप को, कि मैं सबको बोलती हूँ कि आप मॉर्निंग उठ के पहले अपने आप को पहचानिए, अपनी कुछ एक्टिविटी करिए। वो कोई नहीं करना पसंद करता, वो मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और सारे काम में लगी रहती हैं। तो महिलाओं को जब भी टाइम मिले, ये नहीं है कि आप मॉर्निंग में ही करिए, जब भी आपको टाइम मिले तो अपनी बॉडी पे, अपने पे भी ध्यान दें। और सबसे बढ़िया है कि आप एक ग्रुप बनाइए और अच्छे से उनके साथ बातें करिए। कहीं योगा करने जाना है वो ज्वाइन करिए, तो अपना उससे एक ये ग्रुप सभी बनाएं। हाँ बनाए, और उससे वो मेंटली फिजिकली दोनों फिट रहेंगे, ये जरूरी होता है। और ओल्ड एज में भी वही अर्थराइटिस के जो चेंजेस होते हैं, सबसे ज्यादा उसमें डाइट का और एक्सरसाइज का दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इन चीजों को अगर बहुत ध्यान देंगे, छोटी छोटी चीजें हैं और करते रहेंगे, तो फिर दिक्कतें नहीं होंगी महिलाओं को। तो अपने पे भी पहले तो यही स्पेशली कि वो अपने पे ध्यान दें। बिल्कुल सही आपने कहा। तो जब अर्थराइटिस की बात आती है तो क्या रीजन है कि अर्थराइटिस हो रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन है ग्लूटेन डाइट। ग्लूटेन डाइट जो है ये अर्थराइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए भी है। ग्लूटेन जो होता है खास करके हमारे गेहूं में, सूजी में पाया जाता है। तो जो अर्थराइटिस पेशेंट हैं, अगर वो थोड़े दिन के लिए अगर ये हटा करके देखेंगे अपने डाइट से गेहूं, इसकी जगह और भी ऑप्शन है, बेसन है, बाजरा है, जो भी अगर उन्हें, यहाँ तक कि चावल में यूज करेंगे, उनमें बस ग्लूटेन 2 चीजों में ज्यादातर पाया जाता है, जो कि गेहूं और सूजी। अगर आप कुछ दिन इसको हटाएंगे तो आपके दर्द में इससे काफी आराम मिलेगा। दूसरा, कैल्शियम रिच डाइट और विटामिन डी। विटामिन डी की डिफिशियंसी जो है 90% लोगों को हो रही है, क्योंकि वो सन बाथ लेना ही नहीं चाह रहे हैं, और जो कि इजिली नेचर से हमें अवेलेबल है विटामिन डी। और ना लेने की वजह से काफी लोगों में तो 5-6 लेवल तक भी जो है विटामिन डी चला जाता है, जबकि उसका नॉर्मल लेवल 30 से 70, मिड के बीच में 50 होना चाहिए। तो आप अपने सनशाइन विटामिन को जरूर लें, धूप के नेचर में और नेचर के टच में जरूर रहें। ये विटामिन जो डी होता है आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है। अगर विटामिन डी लो होगा तो आप अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, उसमें भरपूर कैल्शियम है, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इसका ध्यान जरूर दें। अब हम आते हैं डॉक्टर तुलिका की तरफ। क्योंकि मेंटल हेल्थ के बिना तो कोई हेल्थ का मतलब ही नहीं है। सारा ब्रेन का फंक्शनिंग जो है, सारी सोच, सारी नेगेटिविटी, सारी पॉजिटिविटी यहीं से स्टार्ट होती है। आप बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं, आप बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, बट आप मेंटली फिट नहीं हैं, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है और आप डिप्रेस हो जाते हैं। तो कैसे उन्हें टैकल करेंगे, बताएंगे डॉक्टर। थैंक यू मीतू जी। अभी मैं मैम का लेक्चर सुन रही थी, मैम बता रही थी कि बहुत सारी औरतें जो हैं वो घर के काम में व्यस्त रहती हैं और सबके लिए करेंगी पर अपने लिए नहीं करेंगी। पर ये जो थॉट है वो कहाँ से आ रही है? हमारी ब्रिंगिंग ही ऐसी ही है। हमारे पेरेंट्स से ही हमें बचपन से सिखाया गया, लड़कियाँ तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें हेल्प में आओ, हेल्प करो, है ना। तो उसको अपने छोड़ के सबकी हेल्प करने की आदत हो गई है। वो हमेशा गिवर की तरह हो गई है, देना देना देना। जब उसने देना सीखा है तो बॉडी भी तो उसे ले रही है ना, चाहे वो आर्थराइटिस हो, चाहे कैंसर हो, उसकी बॉडी से छीन रही है, बिकॉज उसको गिवर की तरह रखा गया है। यहाँ पे इन्हीं की बात कह रही थी कि जब अगर हम अपनी लड़कियां, जो हमारी बच्चियां छोटी हैं, अगर हमको अभी से सिखाना शुरू कर दे कि भैया देखो अपने को सबसे प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। एंड अपने को प्रायोरिटी में रखना कहीं से भी कोई सेल्फिशनेस नहीं होता है।
सेल्फिशनेस इज दैट थिंग वेयर यू हर्ट अदर पर्सन अपने फायदे के लिए, पर अपने को हर्ट नहीं कर रहे हो, अपने को ऊपर रख रहे हो। जैसे मैम ने बोला कि मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही सबसे पहले अपने आप को देखो ना, आज क्या करना है, कैसे एक्सरसाइज करना है, हाउ इज माई मूड, हाउ इज माई मेंटल स्टेटस। फीमेल जनरली अपने इमोशंस को इतना सप्रेस करके रखती हैं, वो जो फील करती हैं वो उसको एक्सप्रेस नहीं करती हैं, ना मायके में करती ना पति के घर करती हैं। और होता है क्या, जब वो सप्रेशन इस हद तक बढ़ जाता है तो कभी वो कैंसर के रूप में होता है, डिप्रेशन बन जाता है। मैम डिप्रेशन तो मेंटल हेल्थ है, मैं आपको फिजिकल हेल्थ के जितने भी इश्यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके Mental साइड health से में क्योंकि स्ट्रेस होता है, Stress स्ट्रेस है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है और सारी जो हमारा बैड हार्मोन है ये स्ट्रेस की वजह से रिलीज होता है। सारी इवन डायबिटीज, हाइपरटेंशन सब स्ट्रेस रिलेटेड, सारे जितने भी फिजिकल इश्यूज हैं वो फीमेल के साथ में ज्यादा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो इमोशंस को ज्यादा सप्रेस करती हैं। एक्सप्रेस करना सिखाया नहीं, तेज आवाज में बोलना नहीं, औरतों को चिल्ला के भी बोलती हूँ, औरतों पे गुस्सा शोभा नहीं देता। घर की लेडीज बोलेंगी औरत को गुस्सा नहीं करना चाहिए, हम गुस्सा एक्सप्रेस करेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं तो एक्सप्रेस होगा, मे बी वो कैंसर में बढ़े डिजीज के रूप में होगा। मे बी वो कैंसर, क्योंकि कैंसर इज अ रिसेंटमेंट हम पालते जाते हैं बिकॉज वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ, तो हम गांठें पालते जाते हैं बिकॉज से कैंसरस ग्रोथ है ना, तो बाहर नहीं ग्रो कर रहे हो तो अंदर ही ग्रो करेगा बॉडी में। तो मैं कह रही थी कि फीमेल्स की रिस्पेक्ट, मैं यहाँ पे मतलब मेल्स के लिए भी मिनिमम में सिंपैथी, बट बिकॉज ये वुमेन्स इंटरनेशनल डे की बात हो रही है तो मैं फीमेल को कहना चाहूंगी कि पहले तो अपने को प्रायोरिटी में रखो, सेल्फ लव में रहो, और दूसरी चीज है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो, है ना, किसी भी तरीके से एक्सप्रेस करो। इफ यू आर नॉट एबल टू डील, आप चाहो तो काउंसलर की हेल्प ले सकते हो, और बहुत सारे टेक्निक्स है, लाइक जैसे मैम सिखाती योगा, डांस, दीज आर द आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन। तो जब अगर फीमेल इस तरह के कोर्स में भी अपने आप को इनरोल करती तो एक्सप्रेस करती है। अगर इनका कोर्स कोई 1-2 महीने लगातार कर ले तो उसके आधे इश्यूज वैसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो फीमेल के कॉन्टेक्ट में मैं कहूँगी, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी में बात करूंगी, क्योंकि मैंने फेमिनाइन एनर्जी में बहुत काम किया है। फेमिनाइन एनर्जी जब हमारी ब्लॉक होती है तो हमको फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं और मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। ये सारे इश्यूज जो मैम लोग बता रही, डेफिनेटली आई एग्री कि दीज ऑल इश्यूज आर रिलेटेड टू मेडिकल एरियाज, बट मेडिकल के पहले क्या आता है, शरीर को कोई चीज हार्म करने से पहले वो आपके मन को हार्म करती है, एंड द मोमेंट यू कैच इट ड्यूरिंग दैट फैक्टर कि वो आपके मन को हार्म कर, उसी समय अगर आपने उसको कैच कर लिया, इट्स नॉट गोइंग टू हर्ट योर बॉडी। बॉडी इज द लास्ट थिंग जहाँ पे बोले कि हेलो हेलो तुमने मेरी सुनी नहीं, अब लोग तुम्हारी बॉडी पे मैं अटैक करता हूँ, एंड जब बॉडी पे अटैक होता है तब आप डॉक्टर के पास भागते हो। पर अगर आप उससे पहले मेंटल लेवल पे कोई थॉट है, अगर आपने उसी समय उसको कैच कर लिया तो आपका काम आधा से भी कम हो जाए। इसलिए मेंटल हेल्थ इग्नोर हो जाता है, मेंटल हेल्थ पता ही नहीं चलता कि इसको भी इलाज की जरूरत है। बिल्कुल। तो मेंटल हेल्थ में जब देखा जाए तो साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल वो क्या रहा होता है, फीमेल बॉडी एक हार्मोनल बॉडी है जिसमें 4 हार्मोन उसको बैलेंस करते हैं, डोज, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। ये हार्मोन्स हमारे बेसिकली देखा जाए तो हमारी स्लीप के ड्यूरेशन में, जब हम प्रॉपर स्लीप एक 10 to 2 की ले रहे होते हैं उस समय भी बनते हैं। साथ में डोज की जब हम बात करते हैं तो डोपामाइन, जब हम खुद को कहेंगे कि हाँ हमने ये टारगेट पूरा किया और खुद को कहेंगे ब्रेवो, हमने ये चीज अचीव करी, प्राइजिंग होता है, सबको अच्छा लगता है, डोपामाइन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन हम करते हैं तो ऑक्सीटोसिन सबसे ज्यादा होता है जब एक माँ बर्थ करती है, अपनी बेबी को डिलीवर करती है। तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने पेट को हक करिए, अपने फ्रेंड को हक करिए, बहुत सारी एक्टिविटीज इफ यू कंबाइन विद द फीमेल ग्रुप ना, हाँ। वहां पे भी आप जब फेमिनाइन एनर्जी से मिलते हो तो वहां पे भी अब सेरोटोनिन क्या वर्क करता है, क्या फिजियोलॉजी होती है हमारे ब्रेन में, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़े होते हैं, न्यूरॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ब्रेन, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन इलेक्ट्रिसिटी या मैसेज जो पास हो रहा होता है, बीच में होता है सिनेप्टिक गैप, इसको फिल करता है सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन क्या हुआ, जब हम दुखी हैं तो नहीं बनेगा, कॉर्टिसोल बनेगा, और वहां से क्या होगा, 2 न्यूरॉन्स का कनेक्शन ब्रेक कर जाएगा। इसलिए जब आदमी को कॉर्टिसोल रिलीज होता है, हाइपर हो रहा होता है, तो उसका बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं होता। कहते हैं ना कि गुस्से में है छोड़ दो, ये अनाप शनाप बक रहा है, इसका तो खुद पे ही कंट्रोल नहीं। तो ये फैक्ट है जो कि साइंटिफिकली हो रहा होता है। तो आप अपने कॉर्टिसोल को सब पहले तो आप सेल्फ लव करिए एज अ फीमेल, अपने बॉडी को चाहे आप जैसे भी हैं, सुबह उठिए, अपने लिए लव रखिए, और दूसरा कि अच्छे विचारों को रखिए, अपने लिए भी सोचिए, सबके लिए तो तभी आप सोच पाएंगे, कर पाएंगे जब खुद फिट होंगे ना, और जब आप फिट होंगे तभी ना अच्छे विचार आएंगे। क्या कोई दुखी, शारीरिक दुखी व्यक्ति के पास अच्छे थॉट्स आ सकते हैं? नहीं आ सकते। मन और शरीर दोनों इंटररिलेटेड है, कनेक्टेड है।
तो सबसे इसमें भी इम्पोर्टेंट डाइट आती है। जहाँ तक देखा जाता है ओमेगा 3 की काफ़ी डिफिशियंसी पाई जाती है ऐसे लोगों में मेंटली, तो उन्हें ओमेगा 3 रिच फूड्स कहा जाता है ना, वॉलनट खाइए, हमारे ब्रेन जैसा दिखता है। तो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, सारी चीज़ें। तो हेल्थ के पैरामीटर सारे तरह से कनेक्टेड हैं। तो यही हम कहना चाहेंगे, एज अ फीमेल जो है आप अपनी बॉडी को पहले सेल्फ लव करिए, तभी आप सबको लव कर पाएंगे। Love yourself. Mentally, physically, in every area. Thank you everyone.